नमस्कार, राम राम। मैं रजनीश चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरसी क्लासेस में। जैसा कि हमने अपनी सीरीज शुरू की थी हिंदी व्याकरण की, जो कक्षा 9 और 10 के लिए स्पेशल है, तो उस सीरीज में हमने अपनी पिछली क्लास में शब्द जो था हमारा विषय, प्रथम जो हमने उप विषय लिया था वो शब्द था, और उसी शब्द को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में शब्द के वर्गीकरण के विषय में जानेंगे। देख लेते हैं आज हम शब्द के विषय में क्या क्या जानेंगे। पिछली क्लास में हमने शब्द के विषय में जाना कि शब्द क्या होता है। शब्द भाषा की छोटी से छोटी या हम कहें लघुत्तम सार्थक इकाई होती है, ठीक है, जो दो वर्णों के मेल से बनी होती है। फिर हमने देखा था शब्द भंडार क्या होता है, शब्द निर्माण, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। शब्दों के वर्गीकरण की बात चल रही थी, जिसमें हमने सबसे पहले स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्दों के भेद को जाना था, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बड़े विस्तार से चर्चा की है। आज की क्लास में हम रचना के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना उपविषय शब्द, और इसमें जो शब्दों का वर्गीकरण है वो रचना के आधार पे हम आज करेंगे। जब हम रचना के आधार पे शब्द के भेदों की बात करते हैं तो वो दो होते हैं शब्द के भेद। पहला मूल शब्द और दूसरा व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, जिसकी कहीं से एक तरह से हम कहें कहाँ से निकले हैं वो, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, व्युत्पन्न, ठीक है। मूल शब्द वो जो पहले से थे, जिनको कहीं से नया बनाया नहीं गया है, तो इन शब्दों को हम रूढ़ भी कहते हैं। मूल शब्द और रूढ़ ये एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। फिर दूसरा जो भेद है वो है व्युत्पन्न। ये जो दूसरा भेद है व्युत्पन्न, मतलब कैसे उत्पत्ति हुई आगे और शब्दों की रचना के आधार पे, इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। व्युत्पन्न जो शब्द हैं ये भी दो भागों में विभक्त हैं। पहला है यौगिक और दूसरा है योग रूढ़। पहले हम मूल शब्द को जानते हैं कि ये क्या होते हैं। मूल शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने आप में अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, या हम कहें जिन शब्दों के बनने में किसी दूसरे शब्द या शब्दांश की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं। यानी कि जब इन शब्दों का निर्माण हुआ, इन मूल शब्दों का या हम कहते हैं रूढ़ शब्दों का, तो ये अपने आप में पूर्ण थे। या हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ऐसे शब्द जिनके अगर टुकड़े कर दिए जाएं, जैसे मान लीजिए ये शब्द लिखा है एक सेना, इसके अगर टुकड़े कर दिए जाएं से और ना, तो जो ये टुकड़े हैं इन टुकड़ों का अपना कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ठीक है, ये निरर्थक हो जाते हैं। अगर हमने इस शब्द को तोड़ दिया तो जो इसके अलग अलग भाग बनते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, जब इनको मिलाएंगे तभी इसका अपना अर्थ होगा। तो इस तरह से मूल शब्द कौन से शब्द होते हैं, जो किसी और शब्द या शब्दांश की से मिलकर नहीं बने, बल्कि अपने आप में पूर्ण होते हैं, और अगर इनके टुकड़े कर दिए जाएं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता। अगर इनके सार्थक टुकड़े किए जाएं तो ये निरर्थक हैं, अर्थ ही नहीं होता है अगर कोई टुकड़े करें, ठीक है। इसलिए ये रूढ़ कहे जाते हैं, क्योंकि अपने अर्थ के प्रति ये रूढ़ हैं। जैसे शब्द सेना, फूल, कुर्सी, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे जितने भी शब्द हैं, अगर हम उनको टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या होगा, उन टुकड़ों का अपना कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि ये रूढ़ या मूल शब्द हैं। अब देखते हैं दूसरा भेद। रचना के आधार पे जो शब्द का दूसरा भेद है वो है व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न मतलब कहाँ से निकले हैं, कैसे बने हैं, कहीं से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है। जिसमें हमने दो चीजें देखी, एक यौगिक एक योग रूढ़। पहले जान लेते हैं कि व्युत्पन्न शब्द क्या होते हैं। व्युत्पन्न शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। दो शब्द कैसे बनेंगे, दो शब्दों से मिलकर बनेंगे, यानी कि शब्द में शब्द प्लस होगा, ठीक है। एक शब्द और दूसरा शब्द मिलकर के क्या बनाएंगे, व्युत्पन्न शब्द, ठीक है। या कोई शब्द का अंश भी हो सकता है, एक तरफ शब्दांश हो सकता है, एक तरफ शब्द हो सकता है। शब्दांश समझते हैं ना, शब्द का कोई छोटा भाग, ठीक है, कोई छोटा सा। तो इस तरह से ये बनते हैं, दोनों ही, यौगिक भी और योग रूढ़ भी, ठीक है।
दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं। दो स्वतंत्र जो शब्द होते हैं अलग अलग, उनसे मिलकर के एक जो नया शब्द बनता है वो व्युत्पन्न शब्द होते हैं। ठीक है, और ये दोनों सार्थक शब्द होते हैं। दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सार्थक का मतलब अर्थ सहित होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं व्युत्पन्न में यौगिक। यौगिक कौन से शब्द हैं? जो दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर के बने हैं या शब्दांश से मिलकर के बने हैं, वो होते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेनापति है, सेनापति। अगर हम सेनापति के टुकड़े करें तो कैसे बनेंगे? सेना और पति, दोनों के अर्थ निकले। सेना का भी अर्थ होता है और पति का भी अर्थ होता है। ठीक है, इसलिए क्या कहा था हमने? यौगिक कैसे हैं? दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। शब्द जमा शब्द, है ना। आगे देख लेते हैं अनुशासन। अनु क्या है? शब्दांश है, शब्दांश, शब्द का एक अंश है अनु। और फिर उसके पीछे हमने शासन लगाया, बन गया शब्दांश जमा शब्द, है ना। कैसे बना ये? अनु क्या है? शब्दांश है, किसी शब्द का कोई हिस्सा है, शब्दांश। और फिर शासन, ये एक शब्द है। तो इस तरह से अनुशासन कैसे बना? शब्दांश जमा शब्द। ठीक है, यानी कि सीधी सी अगर हम बात समझे, मोटी सी बात क्या समझनी है कि दो शब्द हैं और दोनों अर्थ वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई निरर्थक है, दोनों के अपने अपने अर्थ हैं और दोनों ने मिलाकर के यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है? योग, है ना। यौगिक का मतलब क्या है? योग। यौगिक में एक शब्द छुपा है योग, यानी कि योग से बना है। किसके योग से? दो शब्दों के योग से। दो अलग अलग शब्द, उनके योग से बन गया यौगिक। ठीक है, इस तरह से चतुराई, चतुर प्लस आई। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द? अभी हमने व्युत्पन्न की जो परिभाषा दी थी, शब्द जमा शब्द, यानी कि दो शब्दांशों से या दो शब्दों से या शब्द और शब्दांशों से मिलकर के बने शब्द। ठीक है, ये यौगिक शब्द ही होते हैं, यौगिक शब्द ही हैं। लेकिन जब इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है तब ये योग रूढ़ कहलाते हैं, नहीं तो फिर तो यौगिक बन जाते अगर वैसे के वैसे रहते। शब्द वे यौगिक शब्द हैं जो एक अपना अर्थ जो देंगे वो रूढ़ हो जाएगा। जैसे कि अभी बताते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। चारपाई, चारपाई शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? चार और पाई। पाई मतलब क्या होता है? पैर, है ना। चार पैरों वाली हमने एक चीज बताई है जिसको हमने चारपाई बोला है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम चारपाई बोलते हैं तो चार पैरों वाली कौन सी चीज दिमाग में आती है? जिसपे हम बैठने का काम करते हैं, है ना, जिसको हम खाट भी बोलते हैं, वो हमारे दिमाग में आएगी। अगर हम चारपाई, देखो चार पैरों वाली तो कितनी चीजें हैं, गाय है, भैंस है, जानवर भी तो चार पैरों वाले होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है। क्या चारपाई बोल के वो दिमाग में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो मतलब इसका जो अर्थ है, इस शब्द का जो अर्थ है तो यौगिक शब्द, लेकिन अर्थ रूढ़ हो गए। अगर हमने चारपाई बोला तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी, कौन सी? जो हम बैठने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम खाट बोलते हैं आम भाषा में, है ना। तो अर्थ इसका रूढ़ हो गया। अब जब अगला शब्द है वो है जलज। जलज मतलब ये भी दो शब्द या शब्दों से मिलकर के बना है। जल जमा ज, जल में उत्पन्न होने वाला। लेकिन हम अगर जलज बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ना मछली आएगी ना वो पेड़ पौधे आएंगे। जो जल में है सिर्फ एक आएगा, फूल, कमल का फूल, है ना। तो शब्द मतलब बेशक वो शब्द यौगिक शब्द है, दो शब्दांशों से मिलकर के बना है, लेकिन उसका अपना कोई रूढ़ अर्थ हो जाता है, उसका अर्थ रूढ़ हो जाएगा तब वो योग रूढ़ कहलाएगा। ठीक है, इसके अगर आप एग्जाम्पल की बात करें योग रूढ़ की, जैसे ये लिखे हैं लंबोदर, पीताम्बर, जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उन सभी के नाम आ जाते हैं इसमें। जैसे पीताम्बर, महादेव, ठीक है, इस तरह से जितने भी हिंदू देवी देवता हैं वो लगभग सभी योग रूढ़ के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने जाने रचना के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें सबसे पहला हमने जाना मूल भेद। अगर हम दो भेदों की बात करें, मूल शब्द, और दूसरा हमने जाना व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द जिसे हम रूढ़ भी कहते हैं, और व्युत्पन्न के दो भेद हमने किए, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, के लिए इतना ही। इसका जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें हम प्रयोग,
व्याकरणिक प्रकार्य और अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों की बात करेंगे, वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।